दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज की वीडियो आपको हताश और निराश कर सकती है। आपके मन में जितने भी सवाल हैं उसके सारे जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अभी रमज़ान बीता है, पूरे देश के अंदर एक सुनामी चल रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि हे मुसलमानों, आपके भाई कत्लेआम किए जा रहे हैं, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसके पेट भूखे हैं, उसको निवाला देना है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। और रमज़ान के पवित्र महीने में अगर आप मुसलमानों की मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। बहुत सारी इमोशनल वीडियोस, बहुत सारे तकलीफ़ें, दुख दिखा दिखा कर लोगों ने आपको पूरे रमज़ान में ठगा है। ये ठगा शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसकी जो वास्तविकता है आपको वीडियो के अंत में आते आते समझ में आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन और गाज़ा की। जी हाँ, वही फ़लस्तीन और गाज़ा जिसके लिए आपने पूरे रमज़ान लोगों से फ़ोन कर कर, मैसेज कर कर, मदद करने के लिए अपील को लेकर जितने भी लोगों ने अपील की, जितनी भी संस्थाओं ने अपील की, जितने भी लोग आगे आए इस मदद के लिए, उसको आपने दिल खोल कर मदद की। लेकिन कभी आपके मन में ये सवाल उठा कि आपका दिया हुआ जो पैसा था, क्या वाकई में वो गाज़ा तक पहुंचा भी है कि नहीं। आपके मन में ये सवाल होगा कि जिस व्यक्ति को आपने ये पैसा दिया है, क्या उसकी कैपेसिटी है गाज़ा और फ़लस्तीन जाकर या वहाँ तक वो मदद पहुँचाने की। लेकिन आधे से ज़्यादा छोड़ दीजिए, मैं 99% ऐसे लोगों की बात कर रहा है जिन्होंने फ़लस्तीन और गाज़ा के नाम पर पैसे तो दिए, लेकिन उन्हें ये पता तक नहीं है ये पैसे गाज़ा तक पहुँचे भी है या नहीं, या फिर पहुँचेंगे तो किस तरीके से। मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि आखिर ये पैसे या यह मदद गाज़ा या फ़लस्तीन तक कैसे पहुँचेगी। मैंने भी आप लोगों से निवेदन किया कि गाज़ा और फ़लस्तीन के बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, आगे आइए और मदद करिए। आप लोगों ने दिल खोल कर मेरे इस मुहिम का साथ दिया और आपने मदद किया। लेकिन मेरे लिए परेशानी तब खड़ी हो गई जब मैं ये पैसे गाज़ा और फ़लस्तीन पहुँचाने के लिए रास्ते खोजने लगा। मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि भारत से किसी भी इस्लामिक कंट्री खास तौर पर पैसे भेजने के लिए इतने कड़े नियम हैं, इतने कड़े कानूनी व्यवस्थाएं हैं, इसको पार कर कर ही आप ये मुमकिन कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने जिसे भी चंदा दिया हो या मदद फ़लस्तीन के नाम पर आपसे पैसे लेके गए हों, चाहे वो UPI के माध्यम से, चाहे कैश, चाहे किसी भी माध्यम से, वो पैसे आज तक यानी 23 अप्रैल 2024 की रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक 1 रुपया भी गाज़ा और फ़लस्तीन नहीं पहुंचा है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किस तरह से रमज़ान जैसे पाक मौके पर आपको ठगा गया। दूसरा, जिन्होंने मेरे माध्यम से मदद पहुंचाने की कोशिश की, उस पैसों का क्या हुआ, कितने पैसे आए, क्या स्टेटमेंट है, कैसी डिटेल्स है, और मैं गाज़ा या फ़लस्तीन तक कैसे वहां तक पहुँच पाया हूँ, उसकी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, अगर उसको इंसानियत के तौर पर मदद करना चाहता है तो उसके पास लिमिट क्या है, आखिर वो किस तरह से कर सकता है, रास्ते क्या हैं जो लीगल हैं। मैं हवाला से पैसे भेज देना या फिर कैश किसी को भिजवा देना, उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगल बात कर रहा हूँ कि ताकि मैं फ्यूचर में सेफ रहूँ। मैं किसी गैर कानूनी काम में नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरी सरकार जो है मुझ पे नज़र रखती है, रडार रखती है, तो मैं अपना सेफ जोन में रह के जो कानूनी प्रक्रिया है उसी से चलूँगा। मैंने जब रिसर्च किया कि ये जो पैसे मेरे पास जमा हुए हैं उसे गाज़ा तक कैसे पहुंचाना है, तो मुझे पता चला कि एक इंडिविजुअल जिसका कंपनी या करंट अकाउंट हो, वो व्यक्ति ही पूरे साल में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर केवल भेज सकता है। वो चाहे आप बिजनेस के लिए भेजें, चाहे डोनेशन करें, चाहे जो भी करें। 2,50,000 अमेरिकी डॉलर एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की एक लिमिट है विदेश में भारत से पैसा भेजने के लिए। अगर इंडिया से मुझे फ़लस्तीन पैसा भेजना है अकाउंट के थ्रू या चाहे जैसे भी लीगल तरीक़ों से, तो वो लिमिट है RBI और इंडियन गवर्नमेंट की 2,50,000 अमेरिकी डॉलर। लेकिन उसके लिए बहुत सारी परमिशंस लगती है। ये पैसे क्यों भेजे जा रहे हैं उसके वैलिड प्रूफ होने चाहिए। आपकी उतनी अर्निंग है कि आप 2,50,000 डॉलर भेज सकते हैं, उसके भी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके साथ में बहुत सारी परमिशंस भारत सरकार से लेनी होती है। उसी में एक एक्ट आता है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि शायद कोई पैसा जो भारत से बाहर भेजा जा रहा है वो किसी टेरर फंडिंग या वॉर जोन के लिए तो नहीं है, किसी इलीगल कामों के लिए तो नहीं है।
उस पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार ने एक नियम बनाया जिसे हम फेमा एक्ट कहते हैं। इस फेमा एक्ट के अंदर आपको गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी होती है कि मैं फला अमाउंट इस देश के लिए भेजना चाहता हूँ, उसका ये उद्देश्य है, ये डोनेशन है या उनके लोगों की मदद करने के लिए राशि है। मैं सक्षम हूँ कि मेरी अर्निंग या मेरा इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो $2,50,000 इतना लिमिट का है, या फिर मैं छोटा अमाउंट भेजता हूँ तो उस हिसाब से आपकी ITR होनी चाहिए। अगर मैं अर्निंग ही नहीं कर रहा हूँ, समझिए मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ और मैं 5,000 रुपया डोनेशन करने जा रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पैसा गलत तरीके का है या गलत रस्तों से आया है, जिसको लेकर गृह मंत्रालय आपसे सवाल कर सकता है। तो ये फेमा एक्ट उस तरह से बनाया गया है। उसके बावजूद एक टैक्स गवर्नमेंट लेती है जिसको कहते हैं टैक्स कलेक्टेड और एट सोर्स, TCS। अगर मैं किसी भी उद्देश्य से भारत का पैसा विदेश में भेजता हूं, किसी अन्य देश को भेजता हूं, तो उस पर सीधे सीधे 20% का टैक्सेस है। मतलब 100 रुपया अगर मैं भेज रहा हूं तो 20 रुपया सरकार पहले काट लेगी उस अमाउंट से। अगर ये अमाउंट 7 लाख से कम है इंडियन रुपीज़ में तो उस पर केवल 5% का चार्जेस होता है। लेकिन अगर करोड़ों में अगर आप पैसा भेज रहे हैं विदेश, चाहे गाजा या फ़लस्तीन के लिए, तो उस पर TCS 20% का कटता है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आप साइड बाय साइड वीडियो रोक कर गूगल कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी गूगल पे है। मैंने भी जब मैं वहाँ पे गया हूँ, एम्बेसी गया हूँ, गृह मंत्रालय गया हूँ, तो मुझे भी ये कानून और नियम पता चले और एक एक करके मैंने परमिशन लेने की कोशिश की है। जब मैं वहाँ मंत्रालय के लोगों से मिल रहा था तो मैंने बोला यार इतना झंझट में क्यों डाल रहे हो, कोई आसान रास्ता बताइए ताकि मैं इसको वहाँ तक पहुँचा सकूँ और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है उसको मैं पूरा कर सकूँ। तो उन्होंने बोला कि आप LRS स्कीम में जा सकते हैं। LRS का मतलब होता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ये वो स्कीम होती है जैसे कि अगर आपका बच्चा फॉरेन जा रहा है तो आप उसकी जो स्कूल की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस यहाँ से भेजते हैं वो एग्जम्प्टेड है या उस पर 5% का मिनिमम टैक्स लगता है। जैसे कि कोई मेडिकल इलाज के लिए जा रहा है, समझिए भारत से अमेरिका या फिर आप कहीं दुबई जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो जो पैसा आप ऑनलाइन यहाँ से भेजेंगे वो एग्जम्प्टेड है। उसके लिए कोई ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है, बहुत आसानी से होता है क्योंकि वो आपके परिवार का सदस्य है। या फिर आपने अपना परिवार अगर विदेश में रखा हुआ है तो उस माध्यम से भी उनके पालन पोषण के लिए आप इंडिया से विदेश में पैसे भेज सकते हैं, जो LRS स्कीम के अंदर आती है। लेकिन डोनेशन जो है वो स्कीम में भी नहीं बैठती है। फिर मेरे पास रास्ता नहीं था। मैं जब किसी भी परमिशन, क्योंकि $2,50,000 का मतलब करोड़ों रुपए हो जाते हैं। अगर उतना पैसा मुझे भेजना है तो उतना मेरी इनकम होनी चाहिए, वो ITR और बाकी सोर्स फंड का क्या है वो मुझे दिखाना होगा, नहीं तो फेमा एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्रालय कार्रवाई कर सकता है कि आखिर वहाँ पे वॉर चल रही है, आप ये पैसे वहाँ क्यों भेजना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। डोनेशन है तो भी आखिर वो पैसा किसके पास जाएगा, वहाँ कौन रिसीव करेगा, ये सारे सवाल वहाँ पर उठते हैं। जब मैं पिछली बार दिल्ली गया था और मंत्रालय में लोगों से मिला तो मैंने कहा कि आपने तो बाकी NGOs को, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आप उनको अलाउ कर देते हैं, मेरे लिए नियम बता रहे हैं। तो उनका ये कहना था, विनय जी आप मेरा रजिस्टर ओपन कर लीजिए, मैं ऑनलाइन एंट्रीज एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ, आप देख लीजिए। गाज़ा और फ़लस्तीन को मदद पहुँचाने के लिए हमारे पास एक भी रिक्वेस्ट आई नहीं है। और गाज़ा और फ़लस्तीन तो छोड़ दीजिए, गाज़ा के लिए पूरे 6 महीने के अंदर किसी भी सिंगल एंट्री, कोई भी सिंगल बंदा या सिंगल NGO या सिंगल बिजनेसमैन या सिंगल कंपनी ने हमारे पास एप्लीकेशन ही नहीं किया है कि हम फ़लस्तीन या गाज़ा में लोगों को मदद करने के लिए डोनेशन देना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं या बिज़नेस के लिए पैसे भेजना चाहते हैं। किसी भी तरह का लेन देन गाज़ा और इंडिया के बीच में, फ़लस्तीन के बीच में, राफल्ला के बीच में कहीं से भी कोई एप्लीकेशन हमें मिला ही नहीं है। आप पहले व्यक्ति हैं जो कम से कम इस एक्ट के अंतर्गत या ये पैसे पहुंचाने के लिए आपने रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन किया है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर इंडिया से आप गाज़ा को मदद पहुंचाना चाहते हैं तो आपको किस किस मंत्रालय की परमिशन लगती है। सबसे पहला मंत्रालय आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि ये फेमा एक्ट और बाकी जो LRS स्कीम है या बाकी स्कीम है ये उनके अंतर्गत बैठती है ताकि उनको टैक्सेस मिल सके। मैंने भी बताया 20% टैक्स क्लेम करना है। अगर वो 20% टैक्स आप देने को राजी हो जाते हैं तो वो आपको अलाउ करते हैं कि ठीक है हम आपको अलाउ करते हैं, आप विदेश में पैसा भेज सकते हैं। मेरे ITR, मेरी इनकम सोर्स के सबूत दिखाने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद इंडिविजुअल के लेवल पे। उसके बाद दूसरा मंत्रालय आता है गृह मंत्रालय, जिसमें सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर गाज़ा ही क्यों, दूसरे देशों में भी तो गरीबी है, वहाँ पे भी लोग भूखे मर रहे हैं, तो आप गाज़ा ही क्यों देना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से वो तरीके अपनाए जैसे मैं कोई क्राइम करने जा रहा हूँ। वहाँ पर लोगों ने सवाल खड़े किए कि गाज़ा के अंदर ये पैसा कौन रिसीव करेगा, वो पैसे का इस्तेमाल किस लिए होगा। गृह मंत्रालय की जो अप्रूवल्स हैं, क्योंकि ये 2 कंट्रियों के बीच की बात है तो और भी फाइनेंशियल बात है जिसमें गृह मंत्रालय की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर भी मैं देखकर या सुनकर चौंक गया कि अभी तक किसी भी संस्था ने, किसी भी व्यक्ति ने
ये परमिशंस लेने के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन ही नहीं की है लास्ट 1 सालों में। उसके बाद आता है विदेश मंत्रालय। जब ये सारा गृह मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्टर राजी हो जाता है कि ठीक है आप कर सकते हैं, उसके बाद विदेश मंत्रालय के पास जाना होता है। वहाँ पर जाकर तमाम एप्लीकेशन प्रोसेस हैं कि मैं इस कंट्री में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर इतने पैसे, वहाँ पे राशन किट, दूध, मटेरियल लेके जाना चाहता हूँ या वहाँ से ख़रीद के वहाँ बांटना चाहता हूँ। तो उसके लिए वो आपकी एप्लीकेशन और पूरा डिटेल या स्टेटमेंट लेने के बाद इज़राइल, इजिप्ट और उसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं, मतलब गाज़ा के आसपास जितने भी बॉर्डर लगते हैं, उस कंट्रीज़ को ये पूरा मटेरियल भेजा जाता है। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, किस तरह से करना चाहता हूँ, वो पूरा मटेरियल उन स्टेट, उन कंट्रियों को भेजा जाता है और उनकी एनओसी लेनी होती है। मतलब अगर मैं इजिप्ट से, कायरो से उतर कर राफा बॉर्डर से मैं गाज़ा एंट्री करूँगा तो मुझे इजिप्ट गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, इसके साथ साथ इज़राइल की परमिशन लगेगी, जो कि लगभग नामुमकिन है। इज़राइल अलाउ ही नहीं कर रहा है, मुझे नहीं, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी भी सरकारी, गैर सरकारी जो एनजीओज़ हैं उसको इज़राइल गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रहा है। भले आप इजिप्ट पहुंच जाएंगे, रफ़ा बॉर्डर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर गाज़ा फ़लस्तीन का कोई मटेरियल है, चाहे कोई सामान है, राशन किट है, मेडिकल किट है, वो इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि जब तक आप सरकारी संस्था से नहीं हैं, गवर्नमेंट से नहीं है या कोई गवर्नमेंट ये मदद नहीं करना चाहती, तब तक, जब से वॉर शुरू हुआ है तब से लेके आज तक, यानी 23 अप्रैल तक, इज़राइल सरकार ने राफा बॉर्डर से एक सिंगल एनजीओ को, जितने दावे किए जा रहे हैं ना कि हमने इजिप्ट के एनजीओ से मिलकर राशन पहुंचा दिया, दूध पहुंचा दिया, पानी पहुंचा दिया, वो सब फेक है। फ़लस्तीन बॉर्डर जो है इज़राइल का, गाज़ा राफा बॉर्डर, इजिप्ट और गाज़ा के बीच का जो बॉर्डर है, वो सुबह 9 बजे खुलता है। वहाँ पर आप जब एंट्री करने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट फिर से क्रॉस चेक होंगे। वो देखते हैं कि आप एंट्री क्यों करना चाहते हैं, आपके साथ क्या सामान है। अगर गलती से उन्हें ये एहसास हो जाए कि आप गाज़ा या फ़लस्तीन की मदद करने के लिए आए हैं और आप इंडिविजुअल हैं या एनजीओ से हैं, किसी भी वर्ल्ड के एनजीओ से हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। मैं खुद इस एप्लीकेशन के लिए मैं प्रोसेस कर चुका हूँ और 2 बार वहाँ से मुझे नकार आया हुआ है, मना किया गया है, लेकिन फिर भी मैं विदेश मंत्रालय से टच में हूँ। कुछ अच्छे अधिकारी हैं जो इस मुहिम में मेरा साथ दे रहे हैं, या एक तरह से वो जानकारी दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मेरा उद्देश्य अच्छा है, इसकी वजह से वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और मैं इतना डीप परमिशंस लेकर वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि कल को मुझे कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परमिशंस तो मिलनी नहीं है, तो विनय दुबे के पास जो पैसा है या फिर किसी भी संस्था के पास फ़लस्तीन और गाज़ा के नाम पे पैसा आया है, तो वो जाएगा कैसे? देखिए, मैंने बहुत आसान तरीका अपनाया। मैं जानता था कि अगर मैं फेमा, एलआरएस या फिर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर कोई भी मंत्रालय के चक्कर में पड़ूंगा तो वो परमिशन तो मिलनी नहीं है, क्योंकि अगर इजिप्ट परमिशन दे भी देगा तो इजराइल के कंट्रोल वाले गाज़ा में इजराइल कभी परमिशन नहीं देगा, जबकि वो आज तक किसी को दिया ही नहीं है सिवाय गवर्नमेंट को छोड़ के। तो मैं कोई बहुत बड़ा तोप नहीं हूँ कि मुझे वो परमिशन दे देंगे। तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मैं यूनाइटेड नेशन के पास चला गया। भारत के दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर है, यहाँ का इंडिया रीजन का हेडक्वार्टर है। मैं वहाँ चला गया। यूनाइटेड नेशन की एक यूनिट है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ्स एंड वर्क एजेंसी, UNRWA। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट है www.unrwa.org। आप गूगल करेंगे तो इनकी वेबसाइट खुलेगी जिसमें दिखाया गया है कि आप एक भारतीय इंडिविजुअल होकर इनको डोनेट कर सकते हैं, जो बेसिकली फ़लस्तीन के लिए ही वहाँ पर उनके जो रिफ्यूज़ी हैं उनके लिए काम कर रही हैं, और दशकों से ये संस्था वहाँ पर काम कर रही है। इनकी गाड़ियों को अलाउड है, इनको परमिशंस है वहाँ पर वॉर जोन में जाकर, जहाँ पे भी युद्ध हो रहे हैं, खासतौर पर फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वहाँ रिफ्यूज़ी कैंप्स बनाए हैं, फूड रखे हैं और बाकी चीज़ें रखी हैं, मेडिकल एजेंसीज, हॉस्पिटल छोटे छोटे बनाए हैं। तो ये एजेंसी वहाँ पर यूनाइटेड नेशन का पार्ट होकर काम कर रही है और इनके पास परमिशंस हैं। मैंने ये तरीका अपनाया कि मेरे पास जितने भी पैसे आ रहे थे, पहले तो मैं उनकी हेडक्वार्टर, उनके ऑफिस गया, वहाँ पर अलेक्जेंडर नाम के एक व्यक्ति थे, उनसे मुलाकात की, पूरा प्रोसेस समझा और धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट्स में मैं इनको डोनेशन भेजता गया। और वहाँ से उन पैसों का क्या हुआ उसके सोर्स में लेते गया। और मुझे अच्छा लगा कि UNRWA जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम किया, और मुझे डेली रिपोर्ट्स या मुझे डेली वहाँ से जो पर्सन्स थे कांटेक्ट करते थे और बाकी बातें होती थी। एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि फ़लस्तीन को इंडिया से जितने भी डोनेशन WN यूनाइटेड नेशन की तरफ से गई हैं, उनके टॉप 10 में विनय दुबे आते हैं। वो सब आपकी वजह से है, और इसी की वजह से जितने भी डोनेशन मैंने वहाँ तक पहुँचाया उसकी डिटेल मैं अभी देने जा रहा हूँ। उसको लेके उन्होंने अप्रिशिएट किया और मुझे वहाँ पर इन्वाइट किया गया है कि आप अगर आते हैं तो गाज़ा आइए। 4 मई से लेके 25 मई के बीच में मुझे विज़िट का टाइम दिया गया है कि इस बीच में अगर आप आते हैं तो मैं पर्सनली गाज़ा जा सकता हूँ।
लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी मुझे सरकारी परमिशंस नहीं मिली हैं। मैं इजिप्ट चाहूँ तो टूरिस्ट वीज़ा लेके जा सकता हूँ, लेकिन गाज़ा नहीं जा सकता, रफ़ा बॉर्डर में क्रॉस नहीं कर सकता जब तक यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियली पेज से या ऑफिशियली लेटर पे या उनकी इन्विटेशन के अलावा मैं फ़िलिस्तीन में एंटर नहीं कर पाऊँगा। तो मैं उस व्यवस्था में हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी मुझे इन्वाइट किया हुआ है, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में हूँ और जैसे हो जाएगा मैं 4 मई से लेके 24 या 25 मई के बीच में आपको गाज़ा के ज़मीन पर से खड़ा होकर वो वीडियो और जो भी वहाँ के हालात हैं आपसे रूबरू कराऊंगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर विनय दुबे ने ये कैंपेन चलाया, इसमें कितने पैसे आए और उनको क्या मिला और उन्होंने कितना दान दिया या कहाँ तक ये पैसा पहुँचा है, गाज़ा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास टोटल 27,67,957 रुपये आए, मतलब 27,67,957 इंडियन रुपीज़ मेरे अकाउंट्स में आए, जिसमें से 17,85,594 रुपये मैंने UNRW के माध्यम से, उनकी वेबसाइट के माध्यम से, उनके बैंक अकाउंट्स के माध्यम से मैंने ट्रांसफ़र्स दिए और वो पैसे फ़लस्तीन और गाज़ा की ज़मीनी तक पहुँचे हैं, जिसमें से मैक्सिमम मैंने मेडिकल रिलीफ और फूड के लिए दिए हुए थे। स्पेशली ईद के लिए मैंने ये अरेंजमेंट किया था, उस दिन ज़्यादा पैसे डोनेशन के तौर पे मैंने वहाँ पर कंट्रीब्यूट किए थे। सबसे शुरुआत में 22 मार्च 2024 को मेरे HDFC के अकाउंट से, जिसका आपको UPI नंबर दिया गया था 9820898898, उस अकाउंट से 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद 26 मार्च 2024 को चेक के माध्यम से 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद 8 अप्रैल 2024 को 5 लाख रुपए वापस चेक के माध्यम से दिए गए। उसके बाद 26 मार्च 2024 को करीबन 75,000 रुपये उनके वेबसाइट के माध्यम से डोनेट किए गए। 18 अप्रैल को 43,600, 21 अप्रैल को 37,997 रुपये, क्योंकि USD कन्वर्जन होता है। 24 मार्च को 25,000 रुपये, 16 मार्च को 25,470 रुपये, 23 मार्च को 20,000 रुपये और 10,000 से 5,000 के बीच में, क्योंकि डेली मैं अपडेट करता था जैसे फ्री टाइम होता था, करीबन 78 बार 10,000 से 5,000 के बीच के आंकड़े, उतने अमाउंट वहाँ पर भेजे गए और वो पूरे पैसे वहाँ के गाज़ा के फ़लस्तीन के लोगों तक पहुँचे। अभी भी मेरे पास